हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रणवीर सिंह फ्रॉम अमृतसर। मेरी इंट्रोडक्टरी आपने अभी देखी होगी कल 5 तारीख को। सो वी विल टॉक अबाउट दिस केस नाउ विच इज पेंडिंग विद द काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन न्यू दिल्ली। और इसमें मैं आपको इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड, किसी भी आपने अगर तो स्टेट गवर्नमेंट से के बोर्ड से आपने एफिलिएशन करानी है देन यू डोंट नीड एनी एनओसी। लेकिन अगर आपने किसी यूनियन के सीबीएसई या आईसीएसई स्कूल से करानी होती है एफिलिएशन, तो आपको पहले उससे लिए स्टेट गवर्नमेंट को एनओसी अप्लाई करना पड़ता है कि हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप दो, कि स्टेट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर ये इंस्टीट्यूट सीबीएसई या आईसीएसई से एफिलिएट हो जाए। उसकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होती हैं। तो वो सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करने के बाद में 4 साल लगे हमें एनओसी लेने में, क्योंकि फाइल में है ही। जब तक हम कोई नया डॉक्यूमेंट लेके आते थे तब तक पिछले वाला एक्सपायर हो जाता था, क्योंकि फायर डिपार्टमेंट जो देता है फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट वो वैलिड होता है 1 ईयर के लिए। ऐसे बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट है वो भी वैलिड होता है 1 ईयर के लिए। तो हमारे को 4 साल लग गए इसी काम के लिए कि हमारे को एनओसी मिले। तो हमने जब एनओसी मिला तो वी अप्लाइड फॉर द काउंसिल सर्टिफिकेट। अब आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है दैट इज फर्स्ट डॉक्यूमेंट। इसमें नोट करने की बात है कि हमने जब ये एनओसी के लिए फाइल बना के काउंसिल को सबमिट की, तो इसमें एक लाइन लिखी है, काइंडली डू नॉट इंट्रोड्यूस क्लास 9th ऑफ आईसीएसई विदाउट द काउंसिल फॉर्मल अप्रूवल फॉर द सेम। मतलब आप अगर आईसीएसई से एफिलिएशन लेते हो तो आप 9th क्लास तब तक नहीं शुरू कर सकते जब तक कि आपको काउंसिल की तरफ से अप्रूवल ना मिल जाए, दैट इज प्रोविजनल सर्टिफिकेट। एफिलिएशन प्रोविजनल एफिलिएशन ना मिल जाए तब तक आप स्टूडेंट को एडमिट नहीं कर सकते फॉर 9th 8th तक को स्टूडेंट का आप डील करते हो, दैट इज अ स्टेट मैटर। क्योंकि आईसीएसई काउंसिल का जो पहला एग्जाम होता है दैट इज 10th का। तो 9th में आप तब कर सकते हो एडमिट जब आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिले। सो इसके बाद में हमारे को एक और लेटर आई जिसमें कि इन्होंने इंस्पेक्टिंग टीम बनाई और हमारे को कम्युनिकेट किया गया कि आप ये आएंगे आपकी इंस्पेक्शन करने के लिए, तो आप इनको इनका रहने का और बाकी जो भी खर्चा वो आपने पे करना है, और इसका आपने उनको अपने स्कूल का सारे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ जो भी है वो वेरीफाई करवाने हैं। सो ये इंस्पेक्टिंग टीम आई हमारे पास, इन्होंने पूरा सब कुछ देखा एंड आई स्टिल रिमेंबर, क्योंकि हमारे पास ना एरिया की कमी है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स होती है, जो मिनिमम साइज ऑफ रूम होता है या मिनिमम साइज ऑफ कॉरिडोर होता है, वो सबसे पहले हमने स्कूल खोलने से पहले ही ये सारी नॉलेज इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर दी थी कि ऑब्जेक्शन कहाँ लगता है। कि हाँ जी, अगर स्टेयर केस 3 फुट का है तो ऑब्जेक्शन लग सकता है, अगर वो जो कॉरिडोर है वो 5-6 फुट का है या 7 फुट का है तो ऑब्जेक्शन लग सकता है। तो हमने उन सब चीज़ों को देख के बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करवाया था आर्किटेक्ट से। सो हमारे को जी इन्होंने एफिलिएशन दे दी, प्रोविजनल एफिलिएशन हमारे को दी इन्होंने 2004 में। 2004 में हमें एफिलिएशन मिल गई और जो प्रोविजनल एफिलिएशन मिली उसका सर्टिफिकेट आपकी स्क्रीन पे आ गया। फिर हमारे को इनकी तरफ से आया कि उसी में प्रोविजनल सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि आपने विद इन 3 years अपनी जो एफिलिएशन है इसको आपने परमानेंट करवाना है। मतलब जो प्रोविजनल एफिलिएशन है दैट इज वैलिड फॉर 3 years ओनली। 3 years के अंदर अंदर आपने परमानेंट एफिलिएशन के लिए अपनी फाइल मूव कर देनी है।
बाद में उस पर अगर कोई ऑब्जेक्शन रखते हैं तो वो सारा कुछ देखना है। हमारे को ये प्रोविजनल एफिलिएशन के बाद में 9 मई 2008 को परमानेंट एफिलिएशन मिल गई, और उसके हमने जो भी काउंसिल में फीस डिमांड की कि इतने पैसे जमा कराने चाहिए, वो हमने उनको पे कर दिए। यहाँ पे एक बात और, ये काउंसिल हो चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, इनका काम सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एग्जामिनेशन है। दे आर नॉट कंसर्न्ड विद हाउ मेनी टीचर्स you have employed or what salary scale you are giving और क्या है क्या नहीं है, उससे इनका कोई नहीं। वो सारा मैनेजमेंट का है, जिस सोसाइटी का है स्कूल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड है उसने वो मेंटेन करने हैं। उसके हिसाब से उसने पीएफ भी जमा कराना है, ईएसए भी जमा करानी है, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ भी होनी है, प्लस उसने काउंसिल को हर काम के पैसे देने। अगर उसने प्रोविजनल एफिलिएशन लिया है तो उसको प्रोविजनल एफिलिएशन की फीस भरी है उसने, अगर उसको परमानेंट एफिलिएशन में लिया है तो परमानेंट एफिलिएशन की फीस भरी है। उसके बाद में उसने एनुअल रिन्यूअल फीस भी भरनी है, चाहे उसके पास 10 बच्चे हैं, चाहे 50 बच्चे हैं, चाहे 100 बच्चा है, चाहे 200 बच्चा है, चाहे 2000 बच्चा है, उसने एफिलिएशन फीस एवरी ईयर पे कर। जो काउंसिल है, चाहे सीबीएसई है, चाहे स्टेट बोर्ड है, उसने हर स्टूडेंट के पीछे उससे चार्जेस लेने हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन के चार्जेस देने, उसके एडमिट कार्ड के चार्जेस देने, उसकी जो एग्जामिनेशन होनी है उसकी फीस अलग लेनी है, उसके जो सेंटर चार्जेस हैं वो अलग लेने, वो सारे चार्जेस लेने हैं। और बदले में उसने क्या देना है, सिर्फ एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एग्जामिनेशन के, वो ये हमारे मिनिमम नॉर्म्स हैं जो कि ये स्कूल फुलफिल कर रहा है, या जहाँ के स्टूडेंट्स ये स्टैंडर्ड की एजुकेशन ले रहे हैं, और हम उनका टेस्ट कर रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं कि हाँ भी वेदर दे आर एट पार विद द रिमेनिंग स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया और नॉट। उसी के लिए एफिलिएशन चाहिए होती है, नहीं तो इसीलिए दैट इज द ओनली रीजन कि 4th 5th तक आपका स्कूल है, यू डोंट नीड एनी एफिलिएशन। इसीलिए तो जो गलियों में स्कूल खुले हुए हैं या छोटी छोटी जगह में खुले हुए हैं, अमृतसर में ऐसा भी स्कूल है जो 100 गज में खुला हुआ है। क्यों? क्योंकि वो स्कूल 3rd तक है। ऐसे ऐसे स्कूल हैं जो 300 गज में खुले हुए। रीजन मीन वो नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी उसको डील करते हैं। वो किंडर गार्डन है, किंडर गार्डन है जो हमारे को जगह ज़्यादा चाहिए नहीं, क्योंकि उसके लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को कोई स्कूल डील नहीं करता। सो परमानेंट एफिलिएशन हमें मिल गई 8 मई 2008 को। हमारे को फिर ये एक डॉक्यूमेंट है 29 मई 2008 का कि वी हैव रिसीव्ड द मनी एंड नाउ यू कैन स्टार्ट क्लासेस फॉर क्लासेस 11th एंड 12th। ये हमें मिल गई 29 मई 2008 को, और हमारा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपके स्क्रीन पे आ गया। देखिए हमें सर्टिफिकेट ऑफ एफिलिएशन इशू हो गया, और उसके हमने चार्जेस 50,000 जो भी इनकी परमानेंट एफिलिएशन की वो हमने पे कर दिया। फिर हमारे पास ऐसे वैसे तो बहुत डॉक्यूमेंट्स लेटर्स काउंसिल की तरफ से आती रहती हैं, बट जो एक नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए वो मैं इस केस में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जैसे सर्कुलर आ गया कि जी आपके ये कंपटीशन हो रहा है, यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को भेजो, यहाँ अपने कैंडिडेट्स बताओ कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ऐसी कम्युनिकेशन सारा साल चलते रहती है। ऑलमोस्ट एवरी एक डेढ़ महीने बाद कोई ना कोई काउंसिल की तरफ से कम्युनिकेशन आती है कि इसके रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन दो। ऐसे एक हमें 18 जनवरी 2011 को आई कि अब काउंसिल ने डिसाइड कर दिया कि एवरी 5 ईयर के बाद में पीरियोडिकल इंस्पेक्शन करेगी काउंसिल
हो सकता है काउंसिल के पास कोई कंप्लेंट्स गई होंगी जो आप बाद में स्कूल वाले क्योंकि है तो फिर इंडियंस ही है ना, इन्होंने कि हमने सब कुछ करना होता है। जब इंस्पेक्शन होती है तब हम सारे जो रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, वो अपनी अरेंज कर लेते हैं, अगर ना भी हो तो भी अरेंज हो जाती, राइट। सो इन्होंने ये इंफॉर्मेशन हमारे से मांगी और ये काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं सिर्फ आपसे सिर्फ 2 पेजेस ही डिस्कस कर रहा हूँ। फिर हमें जुलाई 2013 में 24 जुलाई 2013 को काउंसिल की तरफ से एक कम्युनिकेशन आई कि जी नाउ वी आर गोइंग ऑनलाइन। अब जो भी काउंसिल का काम है वो ऑनलाइन हुआ करेगा। उसके लिए इन्होंने एक हेल्प डेस्क बनाया, कैरियर पोर्टल बनाया, और कैरियर पोर्टल में उन्होंने हमें यूज़र नेम प्रोवाइड किया और उसका पासवर्ड प्रोवाइड किया प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल अपना यूज़र नेम यूज़ करके पासवर्ड एंटर करके उसमें लॉगिन करेगा और जो भी काउंसिल ने इंफॉर्मेशन मांगी है वो काउंसिल को प्रोवाइड करेगा। 24 जुलाई 2014 में आया कि नाउ ऑनवर्ड्स जो रजिस्ट्रेशन है फॉर 10th एंड +2 वो ऑनलाइन ही होगी, फिजिकल खत्म होगी, ऑनलाइन होगी। आप अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड यूज़ करोगे, हमारे पोर्टल पे आप एंटर करोगे और एंटर करके आप सारी डिटेल भरोगे। और इन्होंने क्या उस ईयर इन्होंने डेट्स प्रोवाइड की कि 15 सितंबर से 1 अगस्त 2014 से ऑनवर्ड कैरियर पोर्टल पे आप कर सकते हो और अपना सारा डाटा आपने चढ़ाना है। और उसकी एक इन्होंने कट ऑफ दे दी, इस तारीख तक आपके स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारे साथ जो कम्युनिकेशन हुई है वो हुई है मई, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस केस इज विद रिगार्ड टू द ब्लॉकिंग ऑफ एंट्रिंग ऑफ दिस डाटा। काउंसिल ने जो ब्लॉक किया था हमारे प्रिंसिपल की एक्सेस टू कैरियर पोर्टल, ये वो वाला केस है। दिस केस इज पेंडिंग इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड दिस इज विद रिगार्ड टू दैट। इसमें ये उन्होंने हमें आईसीएसई की रजिस्ट्रेशन की डेट दे दी जी, भी आप 1 जून से लेके 31 अगस्त 2016 तक सारा डाटा अपलोड करना है, और अगर नहीं कर पाए तो आपको हर कैंडिडेट के पीछे 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, अपार्ट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन फीस जो काउंसिल वैसे चार्ज करती है। तो ऐसे इनका 2016 से शुरू हुआ। हमारे को एक काउंसिल की तरफ से 25 अप्रैल 2017 को एक लेटर आई कि जी हमारे पास एक लेटर कोई देके गया है और उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास में ना स्कूल है, ना बिल्डिंग है, ना लैंड है, और जो ओनर है उसने वो बेच दिया है, इसलिए जी हम आपका स्कूल जो है वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। तो हमारे को काइंडली बताओ कि ये कैप्टन अजीत सिंह के ऑथेंटिक लेटर है कि नहीं है। इसके रिप्लाई में प्रिंसिपल ने एक रिटर्न रिप्लाई दिया ऑन 1 मई 2017। उसका रीज़न था इतनी डिले होने का क्योंकि शी वॉज इन बेंगलोर और वो यहाँ पे अमृतसर आए। अमृतसर में आके देखा कि भाई यहाँ पे घर के ऊपर तोड़ फोड़ हो रखी है, घर में पुलिस बैठी है। तो वो टेंशन के कारण किसी ने ईमेल चेक नहीं की, तो ईमेल जब चेक की तो उसमें हमारा कोई लेटर हमारे नोटिस में आई। तो इमीडिएटली प्रिंसिपल ने 1 मई 2017 को किया कि जी ये जो डॉक्यूमेंट आपके पास में आया है दिस इज विद फॉर्ज सिग्नेचर ऑफ कैप्टन अजीत सिंह। काउंसिल ने हमें चिट्ठी लिखी कि आप एक हमने आपकी ये बात नोट की है कि ये फॉर्ज डॉक्यूमेंट है, आप ऐसा करो एक ना डॉक्यूमेंट एक लेटर लिख के काउंसिल को भेजो कि जो
आप 22/4/2017 वाला लेटर है वो विद फॉल्ट सिग्नेचर्स है, एंड मेक श्योर कि ये जो आप लेटर भेज रहे हो दिस इज साइन बाय कैप्टन अजीत सिंह ओनली, कोई और बंदे के साइन नहीं हुए होने चाहिए। तो उसका हमने इनको बाकायदा प्रॉपर जवाब बना के पूरा प्रॉपर दिया, कम्युनिकेट किया, क्योंकि 8 मई की ये चिट्ठी है और 10 मई को तो मैंने इनको इनके ऑफिस में कम्युनिकेट कर दिया था कि भाई ये रीज़न है वाई वी फील। तो वो मैं अपनी जो प्रीवियस वाली है वीडियो है उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 10 मई 2017 को मैंने रजिस्टर ऑफ फर्म एंड सोसाइटी को जो लेटर लिखी थी उसी का एक कॉपी मैंने काउंसिल को भी लिखी। हमारे को एक इनके एग्जामिनेशन, क्योंकि वो काउंसिल है उसका हर एक का अलग है, रजिस्ट्रेशन वालों का अलग है, जो स्टेशनरी अरेंज करते हैं उनका अलग है, जो क्वेश्चन पेपर्स प्रिंट करते हैं उनका अलग है। सो अलग अलग डिपार्टमेंट में काउंसिल ने अपने ऑफिस को डिवाइड किया हुआ है कि किसने एजुकेशन का देखना है, किसने देखना है कि स्टैंडर्ड ऑफ बुक्स कौन सी हैं, व्हाट इज ऑल, सारे ये सारे देखने हैं। तो ये जो एग्जामिनेशंस को जो डील करते थे डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से हमारे को एक ईमेल आई जो आपकी स्क्रीन पे है, ये 31 जुलाई 2017 है। ये हमारे को काउंसिल के तरफ से एक लेटर आई कि आप अपने स्टूडेंट्स का नेम आप एंटर करो, आपके पास में 31 अगस्त 2017 तक का टाइम है, एंड मेक श्योर दैट यू एंटर द डाटा। इवन इफ यू डोंट हैव एनी स्टूडेंट, प्लीज answer the question whether some candidate is appearing for the exam in 2019 or not। तो बट नेचुरली क्योंकि पहले काउंसिल की तरफ से लेटर आती है कि पोर्टल कब अवेलेबल है। पोर्टल इसलिए अवेलेबल है क्योंकि उन्होंने पैन इंडिया जितने भी स्कूल्स हैं उन सब के स्टूडेंट्स का डाटा एंटर करना है। तो उन्होंने सारे इंडिया को जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। नॉर्थ जोन है, नॉर्थ जोन में ये पंजाब है, इसको इस महीने में रखना है, इसको इस महीने में रखना है। तो वो सारा डाटा एंटर होना है, और वो एंटर होने के लिए क्योंकि यहाँ से डाटा एंटर होगा फिर काउंसिल की तरफ से आएगा, उसके प्रिंट आउट्स के ऊपर आप स्टूडेंट को दिखाओगे कि बेटा ये तेरा नाम है, ये तेरी एज है, ये तेरी डेट ऑफ बर्थ है, ये तेरे फादर का नाम है, ये तेरी मदर का नाम है, अगर कहीं गलती है तो बताओ, उसकी करेक्शन करवाएं। फिर आप करेक्शन करवाते हो तो ये काम शुरू हो जाता है। सो ये इनकी तरफ से आया, बट जब प्रिंसिपल ने लॉग इन करने की कोशिश की तो वो लॉग इन नहीं कर पाई। तो उसने इमीडिएटली ऑन 31 जुलाई आप देख सकते हो कि 2:45 बजे ईमेल आई है, और 3 बजे प्रिंसिपल की तरफ से लिखा जा रहा है कि द सेम प्रॉब्लम इज परसिस्टिंग, पर मेरे को अभी भी ऐड करने की ऑप्शन कैरियर पोर्टल पे नहीं दिख रही। उतनी देर में ये अगस्त का महीना अपना ख़त्म हो गया, और जुलाई में ये चलता रहा। और क्योंकि उस साल हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट रिक्वायर्ड जो थे मिनिमम, एक काउंसिल का और रूल है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट शुड बी 30 इफ यू वांट इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन सेंटर। तो थैंक यू एवरीबॉडी। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ऑलरेडी 19 मिनट्स के 20 मिनट्स की हुई है। सो नेक्स्ट बनेगी वीडियो जो कि आपके साथ में 6 तारीख को होगी, 6 मार्च को शेयर होगी। थैंक यू एवरीबॉडी, सो नाइस।